हवेली में अमरेंद्र की चलाई गोली और चीख की आवाज गूंज उठी। इसके साथ ही सुमित्रा देवी की रुलाई से हवेली जैसे थर्रा उठी। ई का कर दिया बड़का बबुआ तुमने? किसे लगी वह गोली? क्या आरती की जीवन लीला बस यहीं खत्म हो गई या हुआ कोई और अनर्थ? पर क्या? सुमित्रा देवी की रुलाई से हवेली जैसे थर्रा उठी। ई का कर दिया बड़का बबुआ तुमने? अमरेंद्र की बंदूक से गोली चली जरूर, मगर वह गोली आरती को नहीं बल्कि विकास को लगी। जब अमरेंद्र ने गुस्से में आपा खो कर गोली दागी तो आरती को बचाने की गरज से विकास ने उसे तो धकेल दिया, पर वह खुद को न बचा सका। और जो गोली आरती को सबक सिखाने के लिए चलाई गई थी, वह विकास की दाएं बाजू के किनारे से छूते हुए निकल गई। अगले ही पल नजारा बदल चुका था। हवेली में हाहाकार मच गया था। विकास को गोली लगने से सुमित्रा देवी को गहरा सदमा लगा और अचेत होकर भूमि पर जा गिरी। सारिका चंदा उन्हें संभालने लगी। इधर विकास की कमीज लहूलुहान हो चुकी थी। मुन्ना कहते हुए ठाकुर साहब विकास की ओर लपकी। अमरेंद्र, ये क्या किया तुमने? नालायक, तुम्हें तो हम बाद में देखते हैं। राम सिंह बिस्वनवा, मदन सिंह, जल्दी जीप निकालो, छोटे ठाकुर को अस्पताल लेकर जाना है। जल्दी करो, जीप निकालो, नहीं तो तुमको गोली से उड़ा देंगे। कहते हुए ठाकुर ने नौकरों को पुकारा और तुरंत विकास को लेकर हॉस्पिटल भागे। आरती भी दौड़ते हुए उनके पीछे आ रही थी, पर ठाकुर साहब ने गुस्से से आंखें टटोलते हुए हाथ से रुकने का इशारा किया और आरती के दौड़ते कदम वहीं रुक गए। वह भी विकास के साथ हॉस्पिटल जाना चाहती थी, लेकिन सहमते हुए वह कुछ न कह सकी। बस फटी नजरों से विकास को जाते देखती रही। उस विकास को जिसने अपनी जान पर खेल कर उसे बचाया था, जिसने आरती पर चलने वाली गोली को खुद पर ले लिया। उस एक क्षण में आरती ने महसूस किया, ये गोली विकास को नहीं, उसके कलेजे पर लगी है। वह रोते हुए विवशता से द्वार पर खड़े हुए जीप को जाते हुए देखती रही। विकास ने उसकी मौत को अपने ऊपर ले लिया और वह कुछ नहीं कर सकी। इसका मन इस समय एक पल भी विकास से दूर रहने का नहीं था, लेकिन वह ठाकुर साहब की जलती आंखों का सामना न कर सकी। बेचैन मन और थके कदमों से जब वह हाल में लौटी तो उसने देखा ठकुराइन होश में आ चुकी थी। बिंदिया और सारिका ठकुराइन को यह समझाते हुए कि विकास ठीक हो जाएगा, उन्हें लेकर उनके कमरे की ओर जा रही थी। उनमें से कोई उसकी ओर देख भी नहीं रहा था, जैसे वह यहाँ होकर भी उनके लिए भी थी ही नहीं। पूरा घर उससे नाराज था, लेकिन उसे इस समय किसी की चिंता नहीं थी। उसका पूरा ध्यान तो इस समय विकास की ही ओर लगा, जिसकी चिंता उसे पागल बना रही थी। वह अपने कमरे में इधर से उधर चक्कर लगाते हुए घूम रही थी। उसे ऐसे में भगवान का ध्यान आया। वह घर के मंदिर में जाकर बैठ गई और प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, विकास को कुछ न हो, मेरी वजह से उनकी जान भी खतरे में पड़ गई। मेरा जो होना हो जाए, मेरी जान ले लो, लेकिन विकास को बचा लो प्लीज भगवान। उन्हें कुछ ना हो, उन्हें बचा लो भगवान। शाम हो चुकी थी, बाहर अंधेरा फैल रहा था, पर हवेली में उस समय चारों तरफ सन्नाटा छाया था। इतना सन्नाटा कि किसी को संध्या बाती तक करने का होश नहीं था। आरती ने भगवान के आगे दिया जलाया ही था कि तभी उसे बाहर से जीप के आकर रुकने की आवाज आई। भगवान को प्रणाम करके वह दौड़ते हुए बाहर की ओर भागी। तब तक ठाकुर साहब विकास के साथ भीतर आ चुके थे। छोटे भैया आ गए। चंदा की आवाज पर जब सब लोग हाल में आ गए। तुम ठीक हो तो ना बेटा? मेरे मुन्ना, ठकुराइन बेटे को छूकर देखते हुए तसल्ली कर लेना चाहती थी कि उनके जिगर का टुकड़ा सकुशल घर लौट आया है। अरे कुछ नहीं हुआ माँ, गोली बाजू छूकर निकल गई, रगड़ लगने से जख्म हो गया। बाकी देखो, तुम्हारे आशीर्वाद से हम बिल्कुल ठीक हैं। विकास ने माँ के आंसू पहुँचते हुए उन्हें तसल्ली दी। माँ ने बेटे का माथा चूमते हुए आशीर्वाद दिया कि उनकी भी उम्र उसे लग जाए। विकास का पीला कमजोर चेहरा देख कर वे फिर से चिंता में बेहाल हो रही थी। सारिका भाभी, बिंदिया सब उसे घेर कर खड़े हो गए थे। हटिए सब लोग, घेरा मत बनाइए, मुन्ना को आराम करने दीजिए। ठाकुर साहब नौकरों की मदद से जगह बनाते विकास को उसके कमरे में ले गए। हॉस्पिटल बहुत दूर है,
न भाभी तो पहुंचने में टाइम लग गया और खून अधिक बह जाने से खून चढ़ाना पड़ा। बहुत कमजोरी आ गई है, पर जल्दी ठीक हो जाएंगे। छोटे ठाकुर को खाना पीना और दवाई सब समय से देना होगा। साइड टेबल पर दवाइयाँ आदि रखते हुए यूं तो मदन सिंह सारिका और बिनिया को ये सब बता रहा था, पर वह अप्रत्यक्ष रूप से ये सब आरती को सुना रहा था। जैसा हवेली का माहौल था, किसी की हिम्मत नहीं थी कि आरती से कोई बात भी कर ले। इधर विकास की नजरें भी आरती को ढूंढ रही थी, जो सबके पीछे खड़ी भरी आंखों से एक टक उसी को निहार रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और उंठों पर आश्चर्य की मुस्कान थी कि उसकी प्रार्थना सफल हुई और विकास सकुशल घर लौट आया। एक एक कर सब लोग बाहर चले गए। माँ जाइए, आप भी आराम कीजिए। विकास की बात सुनकर उनके करीब बैठी ठकुराइन उनके माथे को सहलाते हुए कहने लगी, हमारी चिंता मत करो मुन्ना, बस तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। आज तो तुमने हमारी जान ही निकाल ली थी। तुम्हें कुछ हो जाता तो हम जीते ही मर जाते। कुछ नहीं होगा हमें, आप जाकर आराम कीजिए। हम अब बिल्कुल ठीक हैं, बस थोड़ा आराम करना है। तभी आरती विकास के लिए कुछ वेजिटेबल सूप बना कर लाई। पहले थोड़ा सूप पी लीजिए आप, आरती ने कहा तो ठकुराइन विकास को सूप पीने को बोलकर उठकर बाहर चली गई। आरती चम्मच से विकास को सूप पिला रही थी। उसके मन में कई बातें थी, कई सवाल और शिकायतें थी, पर इस समय विकास को आराम करना जरूरी था। ठीक इसी वक्त फिर से बाहर हॉल में ठाकुर साहब की आवाजें गूंजने लगी। आरती घबरा कर खड़ी हो गई। कुछ नहीं, वो अमरीन भैया की क्लास ले रहे होंगे। उनका तो रोज का, अब आदत डाल लो। विकास ने छीण सी मुस्कान बिखेरते हुए आरती से कहा, आदत आदत तो आरती को अब विकास की पड़ती जा रही थी। आज जिस तरह से उसे गोली लगी, एक पल को आरती को लगा उसकी नजरों के सामने अंधेरा छा गया है। उसे लगा किसी ने उसके प्राण निकाल लिए। माँ के बाद यह पहला शख्स था जिसे आरती मन से जुड़ती जा रही थी। उसके ना होने के ख्याल ने अजीब सी बेचैनी भर दी आरती के वजूद में। तभी तो जब तक विकास सकुशल वापस नहीं लौटा, आरती मंदिर में बैठकर मन ही मन ईश्वर से उसकी कुशलता के लिए प्रार्थना करती रही। विकास अब दवा के नशे में नींद के आगोश में आ चुका था, पर आरती की आंखों में नींद का नामोनिशान तक न था। वह खिड़की के पास खड़ी होकर अपने विचारों में डूबी हुई बाहर अंधेरे में उड़ते जुगनुओं को देख रही थी। उसका और विकास का क्या रिश्ता है? इन जुगनुओं की भांति रोशनी का भ्रम मात्र है। यह रिश्ता तो इस रिश्ते में इतनी आत्मीयता कब और कैसे शामिल हो गई, वह नहीं जानती। कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में बंधे इस रिश्ते का अंजाम क्या होगा? पर आज अभी इसी वक्त वह केवल विकास के बारे में ही सोच रही थी, ठीक वैसे जैसे कोई पत्नी अपने पति के बारे में सोचती है। उसकी चिंता और परवाह में परेशान होती है। बस यही हाल आरती का था। कुछ घंटे आराम से सोने के बाद देर रात विकास की आंख खुली तो आरती वहीं कुर्सी पर बैठी ऊँघ रही थी। अरे तुम अभी तक यहीं बैठी हो? विकास का स्वर धीमा और कमजोर था तो कि उसकी आवाज सुनकर आरती चौंक कर उठ गई। क्या हुआ, आप ठीक तो है ना? कुछ चाहिए आपको? अब कैसी तबीयत है? हड़बड़ा कर उठी आरती को यूं सवाल करते देख मुस्कुरा दिया विकास। अब पहले से बेहतर है। कुछ नहीं, बस थोड़ा पानी चाहिए था। आरती ने तुरंत उठकर एक बड़ा तकिया पीछे लगाया और उसके सहारे से विकास को बैठने में मदद की। उसके बाद उसने विकास को गिलास में पानी दिया। विकास से पानी पीने के बाद वह खाली गिलास लेकर उठने लगी तो विकास ने उसका हाथ पकड़कर वहीं बैठने को कहा। इतनी चुपचाप चुप चुप क्यों है? सबने तुमसे बात की सिवाय तुम्हारे? विकास ने उसकी आंखों में आंखें डालकर जब ये सवाल किया तो आरती का हाथ अब भी उसके हाथ में था। क्या बात करे आपसे? आपने अपनी जान खतरे में डाल दी मेरे लिए। आपको कुछ हो जाता तो? आरती ने भावुक होकर विकास से कहा तो विकास ने देखा उसकी आंखों में भावनाओं का समंदर लहरा रहा था। कुछ हुआ तो नहीं ना? आरती के हाथ को दबाते हुए विकास बोल उठा। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। वह विकास आरती ने नाराजगी दिखाते स्वर में कहा और अपना हाथ छुड़ा लिया। अरे ये क्या बात हुई? नाराज तो मुझे होना चाहिए आरती। मैंने हमेशा तुम्हें कहा कि उन लोगों से मत उलझो। इस गोली का शिकार तुम भी हो सकती थी ना।
सही गलत की लड़ाई में सही को अकेला छोड़ देती तो गलत की जीत हो जाती। विकास, दो लोगों की जिंदगी का सवाल था। मैं चुप नहीं रह पाई। आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी, लेकिन मैं क्या करूं, मैं ऐसी ही हूँ। आरती ने नजरें झुका कर कहा। मैं समझता हूँ आरती, लेकिन हर बार लड़ाई मत लड़ा करो। मैं डर जाता हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम बाबूजी, भैया या इन लोगों के क्रोध का कारण बनो। मुझे परवाह है तुम्हारी। तुम मेरी जिम्मेदारी हो। तुम्हें क्या लगता है सब शांत हो गया? नहीं आरती, जो लड़ाई तुमने शुरू की है उसका अंजाम बहुत खतरनाक भी हो सकता है। कब तक लड़ोगी और कितना लड़ पाओगी उनसे? मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा भी अंजाम मीरा जैसा हो जाए। भावनाओं में बहकर बोलते हुए एकाएक विकास की आवाज अचानक थम गई, जैसे बैठे बैठे आली ने वह कुछ ऐसा कह गया हो जो वो कहना नहीं चाहता था। आरती ने चौंक कर उसकी ओर देखा। मीरा? मीरा कौन? विकास का चेहरा सख्त हो गया। कोई नहीं। बताओ ना विकास, तुम का कुछ कह रहे थे? कहा ना कुछ नहीं। इसके बारे में आइंदा मत पूछना और ये नाम दोबारा मत लेना। लाइट ऑफ करो, मुझे सोना है। कहते हुए विकास ने मुंह फेर लिया। ये मीरा कौन थी और क्यों विकास उसके नाम के जिक्र से इतना डर गया था? क्या यह गांव और यह हवेली कोई राज छिपाए हुए थी? ठाकुर साहब से इतना क्यों डरता है विकास? और क्या आरती को सचमुच खतरा है? क्या विकास और आरती के बीच की दरार गहरी होगी या उनकी परवाह एक दूसरे को करीब लाएगी? हवेली में सुबह की धूप आंगन में बिखेर रही थी, लेकिन माहौल में अभी भी पिछले दिन की तनाव भरी खामोशी थी। विकास की बाजू में लगी गोली ने पूरे परिवार को हिलाकर रख दिया था। ठाकुरायन सुमित्रा देवी की आंखें अभी बार बार छलक रही थी और ठाकुर साहब की चुप्पी किसी तूफान से पहले की शांति जैसी थी। इधर आरती का मन भी बहुत बेचैन था। वह रात भर सो नहीं पाई थी। विकास की चोट और मीरा का नाम उसके दिमाग में बार बार कौंध रहा था। तभी बाहर से उनका नौकर राम सिंह उर्फ रामू दौड़ता हुआ आया। सुबह सुबह महापंचायत का फैसला आ गया था। आरती की अपील पर विचार करने के बाद माधव और जमीन को मृत्यु दंड की जगह गांव से निकालने की सजा सुनाई गई। यह सुनकर आरती ने चैन से सांस ली। उसकी आवाज ने दो जिंदगियों को बचा लिया था। उसके मन में खुशी का उजाला था, लेकिन इस उजाले की किरण उसके दिल के अंधेरे तक नहीं पहुंच रही। वह विकास के कमरे की ओर बढ़ी, जहां वह अभी भी बिस्तर पर था। उसकी कमजोरी देखकर आरती का दिल बैठ गया। एक पल को वह खटकी, पर उससे रहा नहीं गया। विकास, आपने सुना? पंचायत ने फैसला बदल दिया। माधव और जमीन को गांव से निकाला जाएगा। मृत्युदंड नहीं मिला। आरती ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, लेकिन उसकी आंखों में चिंता और झिझक साफ दिख रही थी। विकास ने उसकी ओर देखा। उसका चेहरा पीला था, लेकिन आरती ने स्पष्ट देखा, आंखों में भी एक हल्की चमक थी। तुम्हारी जिद ने दो जिंदगियों को बचा लिया आरती, मैं समझता हूँ, लेकिन प्लीज अब और कोई जंग मत छेड़ना। मैं तुम्हें और खतरे में नहीं देख सकता। आरती ने नजरें झुका ली। मैं कोशिश करूंगी, लेकिन गलत को चुपचाप देखना मेरे बस में नहीं है। माँ ने हमेशा यही सिखाया मुझे कि ना गलत करो और ना गलत बर्दाश्त करो। विकास ने हल्के से मुस्कुराया। अरे तो इसका मतलब हर बार झांसी की रानी मत बन जाओ ना, बस थोड़ा सावधान रहें। मेरी बाजू में और गोली खाने की जगह नहीं बची है यार। मुस्कुराते हुए विकास ने कहा। आरती की आंखें भर आई। उसने विकास के होठों पर अपना हाथ रख दिया। भगवान ना करे फिर ऐसा हो। ऐसी बात मत करो विकास। आपको कुछ हो जाता तो? उसका गला भर गया। विकास ने उसका हाथ पकड़ा और बोलने लगा, ठीक हूँ आरती, तुम बस मेरी ये बात मान लो। आरती ने सहमति में सिर हिला दिया। हवेली में माहौल अभी भी भारी था। ठकुराइन, बिंदिया और सारिका आरती से कोई बात नहीं कर रहे थे। उसकी हरकत ने परिवार की इज्जत को ठेस पहुंचाई थी और अमरेंद्र की गोली ने सबको और सख्त कर दिया था। लेकिन आरती का सारा ध्यान विकास की देखभाल पर था। यह दिन रात उसकी सेवा में लगी रहती थी। सुबह का नाश्ता, दवाइयाँ, दोपहर का खाना और रात का सूप, वह सब कुछ समय घर लेकर आती। उसकी मेहनत और लगन देखकर ठकुराइन का दिल धीरे धीरे पिघलने लगा। एक दोपहर जब आरती विकास के लिए दाल और रोटी लेकर आई तो ठकुराइन भी कमरे में थी। दुल्हन, तुमने भी तो सुबह से कुछ खाया नहीं, थोड़ा खा लो। ठकुराइन ने धीमे और सहमी
स्वर में कहा। आरती चौंक गई। यह पहली बार था जब उस घटना के बाद ठाकुराइन ने उससे नरमी से बात की थी। जी माँ जी, मैं ठीक हूँ, बस इन्हें पहले खाना खिला दो। ठाकुराइन ने उसकी ओर देखा। मुन्ना को हम खिला देंगे, तुम जाओ पहले नाश्ता करो। एक और बात, तुमने बहुत हिम्मत दिखाई रही, लेकिन अब संभल कर चलना। ये हवेली और गांव तुम्हारी सोच से अलग है। आरती ने सिर हिलाया। जी माँ जी, मैं कोशिश करूंगी। इधर सारिका और बिंदिया भी धीरे धीरे आरती से बात करने लगी। सब पहले जैसा सामान्य होने लगा। बिंदिया ने एक दिन हंसते हुए कहा, भाभी तुम तो छोटे भैया की छाया बन गई हो, दिन रात इनकी सेवा में लगी रहती हो। आरती ने शर्माते हुए कहा, वो मेरी वजह से ही घायल हुए। बिंदिया, वैसे भी ये मेरा फर्ज है। फर्ज? बिंदिया ने आंख मारते हुए कहा, या कुछ और? आरती का चेहरा लाल हो गया। वह कुछ कहने ही वाली थी कि विकास की आवाज आई। बिंदिया, अपनी भाभी को छेड़ना बंद कर, और हाँ, मेरे लिए थोड़ा सूप ला। बिंदिया हंसते हुए चली गई और आरती ने विकास की ओर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी गर्माहट थी, जो उसे पहले नहीं दिखी थी। शायद विकास अब बदल चुका था, या फिर वह बदल चुकी थी। उनका रिश्ता अब आगे कदम बढ़ा चुका था। समय का पहिया तेजी से घूम रहा था। हवेली में सब कुछ सामान होने लगा था, लेकिन आरती के मन में मीरा का नाम अभी भी एक फांस की तरह अटका था। वह समझ नहीं पा रही थी कि विकास मीरा का नाम सुनकर इतना क्यों घबरा गए था। ऐसे ही कई दिन बीत गए। एक दिन जब वह और बिंदिया आंगन में कपड़े सुखा रही थी, आरती ने हिम्मत करके पूछा, बिंदिया एक बात पूछ सकती हूँ? ये मीरा कौन थी? बिंदिया की उंगलियां कपड़े की पिन पर रुक गई। उसका चेहरा पल भर में पीला पड़ गया। शरारा ग्रुप। भाभी, ये नाम कहाँ सुना आपने? इधर उधर देखते हुए, फुसफुसाते हुए बिंदिया ने कहा। उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा। बस कहीं सुना, बताओ ना, कोई खास थी क्या? आरती ने हल्के से बात को टालने की कोशिश की। बिंदिया ने फिर से इधर उधर देखा, फिर धीमी आवाज में बोली, भाभी, मेरी मानो ये नाम कभी मत लेना, ना अपने मन में ना किसी के सामने। इस हवेली में कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें भूल जाना ही बेहतर है। लेकिन क्यों भैया, क्या छिपा है इस नाम के पीछे, बताओ ना। आरती ने जी पकड़ ली। बस भाई, मैं कुछ नहीं जानती, और तुम भी ये सब भूल जाओ। कहते हुए बिंदिया जल्दी जल्दी कपड़े समेटने लगी और वहां से चली गई। आरती वहीं खड़ी रह गई। बिंदिया की बात ने उसके मन में और सवाल खड़े कर दिए। मीरा कौन थी, और क्यों इस नाम से सब डरती है? क्या इस हवेली में कोई भयानक राज छिपा है? वह सोच में डूब गई। कुछ दिन बाद विकास की हालत में सुधार होने लगा था। वह अब अपने कमरे से बाहर चलने फिरने लगा था। आरती ने भी उसकी देखभाल के साथ साथ हवेली के बाकी कामों में रुचि लेने लगी। मीरा का नाम भी उसकी स्मृतियों में कुछ मित्र सा घटा कि एक दोपहर फिर से कुछ ऐसा घटा कि वह इग्नोर न कर सकी। जब वह आंगन में लगे तुलसी के पौधों को पानी दे रही थी, तो उसने देखा कि दलान में अमरेंद्र घर के पुराने बुजुर्ग नौकर रामू को बुरी तरह डांट रहा था। रामू बेचारा जमीन पर घुटनों के बल बैठा सा कांप रहा था, और उसके गाल पर तमाचे का लाल निशान साफ दिख रहा था। कामचोर, तुझे कितनी बार बोला कि मेरे तैयार होने से पहले जूते साफ करके रख दिया कर? अमरेंद्र ने जूता रामू के चेहरे के पास लहराते हुए चिल्लाया। मालिक, गलती हो गई, माफ कर दीजिए, मुझे बुखार हो गया। रामू गिड़गिड़ा रहा था, पर अमरेंद्र पर कोई असर न था। हरामखोर, एक तो काम नहीं किया, ऊपर से बहस करता है। उसने जूते से रामू को पीटना शुरू कर दिया। ये देखकर आरती का खून खौल उठा। वह बिना सोचे आगे बढ़ी और बोली, रुकिए भैया, ये क्या कर रहे हैं आप? ये गलत है। आप किसी को यूं मार नहीं सकते। गलती हुई तो बात से समझाइए, ये मारपीट क्यों? उसकी इस हरकत पर आंगन में सन्नाटा छा गया। अमरेंद्र ने आरती को अविश्वास से भरकर घूरा, जैसे उसे यकीन न हो कि कोई उसकी बात का विरोध भी कर सकता है। तू हमें सिखाएगी कि नौकरों को कैसे रखा जाता है? जा अपने कमरे में बैठ। औरतों का काम है चूल्हा चौका करना, ना कि माँ को जवाब देना। आरती ने हर को आरती ने हर को एक तरफ रखते हुए कहा, हो सकता है मुझे आपके तौर तरीके न समझ आए, लेकिन इंसानियत की समझ मुझे जरूर है। रामू काका भी इंसान है, उनकी उम्र का तो लिहाज कीजिए। उन्हें इस तरह मारना गलत है। औरत की
औरत की जात तेरी इतनी हिम्मत, कहते हुए अमरीक गुस्से से पागल हो उठा। सारे नौकर खड़े होकर ये तमाशा देख रहे थे। पहली बार कोई उनके लिए अपनी आवाज उठा रहा था। तभी विकास वहां आ गया। उसने हालात को भांप लिया और जल्दी से आरती का हाथ पकड़कर उसे एक ओर ले गया। आरती, चुप हो जाओ। तुम हर बार ऐसा क्यों करती हो? भैया को गुस्सा दिलाकर क्या मिलेगा? आरती ने उसका हाथ झटक दिया। चुप नहीं रह सकती मैं। विकास, ये गलत है और तुम भी ये जानते हो। तुम क्यों नहीं कुछ बोलते? विकास का चेहरा सख्त हो गया। तुम्हें क्या लगता है आरती, मैं नहीं समझता? लेकिन यहाँ कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें बदलना आसान नहीं। तुम हर बार बाबूजी या भैया को चुनौती देकर हमें मुसीबत में डाल देती हो। परिवार की इज्जत का तो ख्याल करो। तो क्या मैं गलत को चुपचाप देखती रहूं? तुम्हें मेरी फिक्र नहीं? तुम्हें सिर्फ अपने परिवार की इज्जत की पड़ी है। आरती की आंखों में आंसू छलक आए। विकास का दिल पिघला। उसने गहरी सांस ली और धीमी आवाज में कहा, तुम गलत समझ रही हो आरती। मैं तुम्हारी परवाह करता हूँ। नहीं चाहता कि फिर से कोई हादसा हो, लेकिन तुम्हारी हरकतें मुझे डराती हैं। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कुछ हो। आरती ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में अजीब सा दर्द था, जो उसने पहले कभी नहीं देखा। आरती कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसने देखा तभी ठकुराइन और सारिका वहां आ गई। ठकुराइन ने अमरेंद्र को डांटा, तो गुस्से से सबको देखते हुए वह जूता वहीं पटक कर बाहर चला गया। दुल्हन, तुमने आज फिर से मुसीबत मोल ले ली। ठकुराइन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, लेकिन इस बार मैं तेरे साथ हूँ। अमरेंद्र को ऐसा नहीं करना चाहिए था। रामू ने हमारे बच्चों को गोद में खिलाया है। अमरेंद्र को भी उनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। सारिका ने भी हल्के से सिर हिलाया। हाँ छोटी, तुमने जो कहा वो सही था, लेकिन सही और गलत का फैसला करने का हक हमें नहीं है। यहाँ कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें बोलने से पहले सोचना पड़ता है। आरती को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। पहली बार हवेली की औरतें उसके साथ खड़ी थी। उसका मन हल्का हुआ, लेकिन विकास की बातें अभी भी उसके कानों में गूंज रही थी। मैं तुम्हारी परवाह करता हूँ, नहीं चाहता कि तुम्हें कुछ हो जाए। क्या वह सच कह रहा था? उस रात आरती अपने कमरे में थी, लेकिन नींद उससे कोसों दूर थी। वो विकास के शब्दों में उलझी थी। वह मुझसे इतना खफा क्यों था? क्या सचमुच में उसे मेरी फिक्र है, या वह सिर्फ अपने परिवार की इज्जत की परवाह है? उधर विकास भी अपने कमरे में बिस्तर पर लेटा था, लेकिन उसका मन शांत नहीं था। क्यों नहीं समझती आरती? मैं उसे चोट नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन अगर वह ऐसे ही बाबूजी और भैया को चुनौती देती रही, तो उसका मन फिर किसी अनिष्ट की आशंका से बहल जाएगा। तभी हवेली के मुख्य दरवाजे पर तेज कदमों की आहट सुनाई दी। ठाकुर साहब बाहर से लौट कर आए थे। उनकी आंखों गुस्से से लाल थी। आंगन में खड़े होकर उन्होंने सारी हवेली को अपनी दहाड़ से कपा दिया। आज जो हुआ वह इस खानदान के लिए कलंक है। ऐसे चलेगी हमारी ठकुराइन? बहू, तुमने फिर हमारी इज्जत को दांव पर लगाया, वो भी घर के नौकरों के सामने। तुम्हें किसने कहा है घर के मर्दों के मामले में बोलने को? कान खोल कर सुन लो। अगर तुमने दोबारा ऐसी हरकत की तो तुम्हें ऐसी कड़ी सजा दी जाएगी, जो इस हवेली में पहले कभी किसी को नहीं हुई। आरती का दिल धक से रह गया। वह अपने कमरे में खड़ी थी और उसकी सांसें तेज हो रही थी। ठाकुर साहब की आवाज में एक खौफनाक ठंडक थी, जो उसे डरा रही थी। तभी उसके कानों में विकास के शब्द फिर से गूंजने लगे। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा अंजाम मेरा जैसा हो जाए। ठाकुर साहब की कड़ी सजा क्या हो सकती है? और क्या यह कोरी धमकी थी, या फिर आरती को सचमुच उनसे खतरा है? क्या हुआ अतीत में ऐसा कि जिसका डर विकास और दिव्या को आज भी घेरे हुए? क्या आरती हल कर पाएगी यह पहेली? आंगन में नौकरों की चहल पहल की आवाजें आ रही थी। सूरज की किरणें आंगन में बिखेर रही थी, लेकिन आरती के मन में अभी भी रात का तूफान सुलग रहा था। ठाकुर साहब की धमकी और मीरा का नाम उसके दिमाग में बार बार कौंध रहा था। वह अपने कमरे में खड़ी थी, खिड़की से बाहर देख रही थी। बगीचे में कुछ नौकरानियां काम कर रही थी और बीवियां उन्हें ताजा सब्जियां इकट्ठा करने के निर्देश दे रही थी। आरती ने सोचा, बिल्लियां मीरा के बारे में कुछ तो जरूर जानती हैं। उससे दोबारा बात करनी होगी। उसने गहरी सांस ली और अपने मन की ताकत बटोरते हुए आंगन में उतर गई। लेकिन इस बार यह सीधे विद्या के पास नहीं गई।
उसे लगा कि विजया को अकेले में बात करने के लिए मनाना होगा। उसने पहले रसोई की ओर कदम बढ़ाए, जहाँ ठकुराइन सुमित्रा देवी कुछ औरतों के साथ नाश्ता लगवा रही थी और सारिका दिन के खाने की तैयारी के निर्देश देने में लगी थी। माँ जी, मैं कुछ मदद करूं? आरती ने हल्के से पूछा। सुमित्रा देवी ने उसे देखा, फिर हल्की मुस्कान के साथ कहा, अरे बहू, तुम यहाँ? जी माँ जी, मैं कमरे में बोर हो रही थी तो सोचा आप लोगों का हाथ बताया जाए। वैसे मैं हलवा बहुत अच्छा बनाती हूँ। अच्छा किया बहू कि तुम चली आई। इतना सब एक साथ हो रहा है कि तुमसे हम रसोई पुजवाने की रस्म तक न करवा पाए। अब वह रस्म तो नहीं हुई, पर चलो आज तुम प्रसाद का हलवा बनाओ तो हम भोग लगाकर ये रस्म भी पूरी कर देंगे। ठकुराइन के इशारे पर बिंदिया ने सूजी शक्कर की आज सब सामान आरती के आगे स्लेब पर रख दिया। जी माँ जी, मैं बस अभी बनाती हूँ, कहते हुए वह हलवा बनाने लगी, पर उसकी नजर बार बार सारिका पर जा रही थी, जो चुपचाप अपने काम में लगी थी। उसे लगा कि सारिका से भी कुछ सुराग मिल सकता है। उसने हल्के से बात शुरू की, भाभी, ये हवेली कितनी पुरानी है ना? कई हाँ कहानियां बसती होंगी इस हवेली में। सारिका ने उसकी ओर देखा, फिर हल्के से सिर हिलाया। हाँ, पुरानी तो है, आप तो सब जानती होंगी भाभी। आरती ने घी में सूजी भूनते हुए उत्सुकता दिखाते हुए कहा। सारिका ने इधर उधर देखा, फिर धीमी आवाज में बोली, छोटी, मैं तुम्हारा इशारा समझती हूँ, लेकिन कुछ कहानियां बस छिपी रहे तभी बेहतर है। ज्यादा खदेड़ने से सिर्फ दुख मिलता है। हलवा तो बढ़िया बनाया तुमने, सुगंध भी बढ़िया आ रही है। चलो माँ जी, भोग लगा दे तो मिलकर इसे भी परोस दे। आरती समझ गई कि सारिका भी जानती है और कुछ छिपा रही है। उसने बात को और नहीं बढ़ाया, लेकिन मन ही मन ठान लिया कि यह मीरा का सच जरूर जानेगी। रसोई का काम खत्म होने के बाद वह बिंदिया के पास गई। बिंदिया अब अकेली थी और आंगन में बैठकर कुछ सिलाई कर रही थी। बिंदिया, तुम इतनी सुंदर माला बनाती हो, खाना बनाना और बागवानी भी जानती हो, और ये सिलाई भी जानती हो, तुम तो सचमुच गुड़ी हो। तुम्हें और क्या क्या आता है? आरती ने दिव्या की तारीफ करते हुए हल्के अंदाज में बात शुरू की। दिव्या ने शर्माते हुए कहा, बस भाभी, यही सब माँ कहती है, लड़कियों को ये सब आना चाहिए। और पढ़ाई, तुमने पढ़ाई कितनी की है? आरती ने सावधानी से पूछा। दिव्या का चेहरा उदास हो गया। मैंने 10वीं तक पढ़ाई की भाभी, फिर बाबूजी ने कहा कि अब शादी की उम्र हो गई, पढ़ाई की क्या जरूरत। आरती का दिल बैठ गया। उसने दिव्या की आंखों में एक अधूरी चाहत देखी। लेकिन मैंने तुम्हारे कमरे में कुछ किताबें देखी थी, तुम्हें शायद पढ़ने का शौक है। हाँ भाभी, है तो, कहते हुए दिव्या कहीं खो गई। तुम तो आगे भी पढ़ना चाहती थी ना? दिव्या ने हल्के से सिर हिलाया। हाँ भाभी, लेकिन बाबूजी कभी नहीं मानेंगे। वैसे भी गांव में सिर्फ 10वीं तक स्कूल है, कहते हुए दिव्या का सर रुआंसा होने लगा। आरती ने आत्मीयता से उसका हाथ पकड़ कर कहा, दिव्या, अगर तुम सचमुच पढ़ना चाहती हो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी। दिव्या की आंखें चमक उठी, लेकिन फिर डर से सिकुड़ गई। नहीं, रहने दीजिए भाभी, बाबूजी बहुत गुस्सा होंगे। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे भैया से बात करूंगी। आरती ने दृढ़ता से कहा। उसी शाम जब विकास बाहर से हवेली लौटा, आरती ने उससे बात करने का फैसला किया। सुनो, मुझे कुछ बात करनी है। विकास ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में अभी भी पिछले दिन की नाराजगी की हल्की छाया थी, लेकिन वह चुपचाप सुनने को तैयार था। दिव्या आगे पढ़ना चाहती है, लेकिन बाबूजी इसके खिलाफ हैं। क्या आप कुछ कर सकते हो? आरती ने सीधे अपनी बात रखी। विकास ने गहरी सांस ली। आरती, तुम जानती हो बाबूजी के लिए ये सब कितना मुश्किल है। गांव के रीत रिवाज इंसान की ख्वाहिशों से बड़े नहीं हो सकते। विकास, दिव्या तुम्हारी छोटी बहन है, पढ़ाई में बहुत होशियार है, उसे एक मौका मिलना चाहिए। आरती की आवाज में ढूंढ दृढ़ता थी। विकास ने उसे गौर से देखा, फिर हल्के से मुस्कुराए। तुमसे पहले कभी किसी ने इतना नहीं सोचा। आरती, ठीक है, मैं अपने तरीके से उन्हें राजी करने की कोशिश करूंगा, लेकिन वादा करो कि तुम खुद कुछ नहीं करोगे, वरना बनती बात बिगड़ जाएगी। तुम्हें बस बाबूजी के गुस्से से बचना होगा। आरती के करीब चलकर आते हुए विकास ने उसके चेहरे को अपने हाथों में धरा और उसकी आंखों में झांक कर उससे वादे की मांग की। हाँ ठीक है, आरती ने वादा किया,
विकास मुस्कुरा दिया। उसने हल्के से आरती का गाल चूम लिया। आरती ने शर्मा कर मुंह फेर लिया। ये सब इतना अचानक हुआ कि आरती कुछ समझ ही नहीं पाई, लेकिन विकास की छुअन और उसका चुम्बन दोनों ने उसके मन में एक अनजानी सी हलचल जरूर जगा दी थी। ये पहली बार था जब किसी पुरुष के होठों का असर उसके गाल पर हुआ था। वह समझ ही नहीं पाई कि क्या करे। उसकी कनपटियां गर्म हो गई और गाल लाल। उसने अपने चेहरा अपनी हथेलियों में छुपा लिया। पल भर बाद जब उसने विकास की ओर देखा, तो वो शरारत से मुस्कुरा रहा था। पता नहीं क्यों, पर आज आरती को उसकी मुस्कान में कुछ अलग सा लगा। यह वही विकास था जिसे वह पिछले कुछ दिनों से नजरअंदाज कर रही थी, लेकिन आज वह एक अलग रंग में था। उसकी बात में स्नेह झलक रहा था। शायद दूरियां मिटाकर दोनों फिर से करीब आ रहे थे। ये नजदीकियां दोनों को रास आ रही थी। उस शाम विकास ने ठाकुर साहब से बिजनेस की पढ़ाई की बात। यह आसान नहीं था। ठाकुर साहब का गुस्सा पहले ही आरती की हरकतों से भड़का हुआ, लेकिन सुबह उसके बनाए स्वादिष्ट हलवे से वे थोड़ा सा नरम पड़ गए। आरती को परिवार में सबके साथ घुलते मिलते देख कर उन्हें अच्छा लगता था। वैसे भी विकास ने बड़े ही सलीके से अपनी बात रखी। बाबूजी, दुनिया की शादी की बात तो चल रही है, लेकिन अगर वह थोड़ा और पढ़ ले तो क्या बुरा है। आजकल पढ़ी लिखी लड़कियां अच्छे घरों में ब्याही जाती हैं। इंटर कर लेगी तो और अच्छे रिश्ते मिलेंगे। बाबूजी, विकास की तरकीब काम कर गई। ठाकुर साहब ने पहले तो विरोध किया, लेकिन विकास की समझदारी और दृढ़ता ने उन्हें थोड़ा सोचने पर मजबूर कर दिया। बात तो ठीक कह रहे हो मुन्ना। हमने कई जगह बात चलाई तो विनय प्रकाश जी भी यही कह रहे थे कि कम से कम इंटर तो करा दीजिए बिटिया को। लेकिन हमारी एक शर्त है। तुम हमारे खानदान के वसूल जानते हो मुन्ना। इसके लिए दिल्ली शहर नहीं जाएगी। ये पढ़ाई गांव में ही होगी। शहर भेजने की बात एकदम मत करना। हाँ बिल्कुल बाबूजी, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। यहीं गांव से प्राइवेट कॉलेज से इंटर का फॉर्म भरवा देंगे हम। बस दिव्या को परीक्षा देने जाना जाना होगा, तो उसके लिए हम है ना। कुछ सोचते हुए ठाकुर साहब ने हामी भरी और उधर विकास ने आरती को इशारा किया। आरती का चेहरा खुशी से चमक हुआ उठा। उसने तुरंत विद्या को बुलाया और उसे बताया कि वह अब प्राइवेट इंटर का फॉर्म भर सकती है। विद्या की आंखें आंसुओं से भर आई। भाभी, ये सब आपके कारण हुआ। मैं नहीं जानती कैसे शुक्रिया अदा करूं। आरती ने प्यार से उसका हाथ थाम लिया। विद्या, तुम बस खूब मेहनत करना। मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं सचमुच भाभी, मैं तो मांग चुकी थी कि मेरे लिए अब कोई रास्ता नहीं। आप ना होती तो मेरे सपने कभी पूरे नहीं होते। आपके लिए तो कुछ भी भाभी, कुछ भी सोच लो बिंदिया। मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन अगर तुम सचमुच मेरा आभार मानती हो तो मुझसे एक वादा दो। क्या भाभी? बिंदिया ने उत्सुकता से पूछा। मुझे मीरा के बारे में सच बताओ। मैं वादा करती हूँ किसी से कुछ नहीं कहूंगी। आरती ने धीमी लेकिन दृढ़ आवाज में कहा। बिंदिया का चेहरा फिर से सख्त हो गया। वह कुछ कहने ही वाली थी कि सारिका वहां आ गई। उसने आरती की बात सुन ली थी। छोटी, तुम फिर उसी बात पर अड़ी हो। मैंने कहा था ना, कुछ बातें खुलने से सिर्फ दुख मिलता है। भाभी, लेकिन मुझे सच जानना है। अगर आप दोनों मेरी मदद नहीं करेंगी तो मैं किसी और रास्ते पे से पता लगा लूंगी। आरती की आवाज में एक अजीब सी बेचैनी थी। सारिका और दिव्या ने एक दूसरे की ओर देखा। फिर सारिका ने गहरी सांस ली। ठीक है छोटी, लेकिन ये बात यहाँ की दीवारों से बाहर नहीं जानी चाहिए। हम तुम्हें बताएंगे, लेकिन पहले वादा करो कि तुम इससे किसी और से नहीं कहोगे। आरती ने सहमति में सिर हिलाया। वादा रहा। मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। विद्या ने धीमी आवाज में कहा। भाभी, आज रात जब सब सो जाएंगे हम तुम्हें बताएंगे, लेकिन इसके बाद तुम ये नाम भूल जाओगी, ठीक है। आरती का दिल तेजी से धड़कने लगा। आखिरकार उसे मीरा का सच पता चलने वाला था, लेकिन साथ ही उसके मन में एक डर भी उभर रहा था। क्या यह सच उसकी जिंदगी को और उलझा देगा? क्या वह इस सच को जानने के लिए तैयार थी? मीरा का सच क्या है और यह आरती के लिए क्या नया तूफान लाएगा? क्या दिव्या और सारिका वाकई आरती को पूरा सच बताएंगी या कोई और राज छिपा रहेगा?
ठाकुर साहब की अगर आरती की इस खोज का पता चला तो उनकी कड़ी सजा क्या होगी। दोस्तों, कहानी अभी जारी है, नेक्स्ट पार्ट हम लेकर जल्द आएंगे। आपको कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।